रखो इसको यहीं पे। तो सुनो अब कहाँ तक मैंने बताया। हाँ, तो ब्रूटल मेजर्स का यूज किया, मतलब शक्ति का इस्तेमाल किया उनको रोकने के लिए, जबकि ये लोग खुद शक्ति से प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, ये लोग शांतिपूर्वक कर रहे थे। तो जलियांवाला बाग एट्रोसिटीज का मतलब होता है अत्याचार, इन्फ्लिक्टेड बाय जनरल डायर इन अमृतसर ऑन बैसाखी डे वर पार्ट ऑफ दिस रिप्रेशन। तो ये जो सप्रेशन उन्होंने किया, प्रोटेस्ट करने वालों का जो सप्रेशन किया, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा था जलियांवाला बाग अत्याचार, जो कि जनरल डायर ने किया था अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में, बैसाखी के दिन 13 अप्रैल। और हुआ क्या था उसमें, यहाँ पे नहीं दिया है ज़्यादा। अच्छा, उसमें लोग सब यहाँ पे उतना नहीं बताया हुआ है, वो कहीं और बताया होगा। तो वहाँ बहुत लोगों की मौत हुई थी, बहुत सारे लोगों की। वो लोग खाली, वो लोग सिर्फ सेलिब्रेट कर रहे थे। वो लोग वहाँ पे मेला लगता था हर साल, तो मेला लगा था और वहाँ पे ही कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इन्होंने सीधे गोली चलवा दी थी, वहाँ सब लोग मर गए थे, जितने लोग थे सब मर गए थे। जो सेलिब्रेट भी कर रहे थे वो भी कोई नहीं बचा था, सब मर गए थे। तो और हाँ, भाग भी नहीं सकते थे क्योंकि जो दरवाजे थे उनको उन्होंने ब्लॉक करवा दिया था। हाँ, ब्लॉक करवा के वहाँ पे गोलियां चलवाई थी। तो इसके बारे में जाकर, मतलब इस नरसंहार के बारे में जानकर रविंद्रनाथ ठाकुर ने गुस्सा और दर्द जताया, अपना नाइटहुड करके। मतलब नाइटहुड क्या होता है ये भी बताता हूँ। नाइटहुड नहीं, मुझे पता है। असल में हम लोग बोलते नहीं है सर मैम, क्यों सर मैम बोलते हैं हम लोग, ये कहाँ से ये शब्द हमारे यहाँ आए? क्यों नहीं अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस में टीचर को सर मैम बोला जाता है, क्यों हमारे ही यहाँ बोला जाता है? क्यों हमारे यहाँ इन दो शब्दों को रेस्पेक्ट के साथ एसोसिएट किया जाता है? क्योंकि जब अंग्रेज हम पर राज करते थे तो हम उनको सर मैम कहते थे, इसीलिए। समझ रहे हो ना? ये असल में सर मैम वाला टर्मिनोलॉजी आता है स्लेवरी से, गुलामी से। जो गुलाम होते थे वो अपने मालिकों को सर मैम कहते थे। समझ रहे हो ना? जो कि सही नहीं है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ठीक है, हमारे यहाँ वहाँ उसका मतलब ही अब अलग हो चुका है। तो उसी तरह जो ब्रिटिश राज था, ब्रिटेन में जो रानी जो थी, वो डिग्री देती थी लोगों को, सर मैम की डिग्री, कि आज से तुम सर हुए तो तुम्हारे नाम के पहले सर लग गया। जैसे डॉक्टर नहीं लग जाता डॉक्टरेट के बाद, इंजीनियरिंग के बाद इंजीनियर लग जाता है, वैसे ही तुम्हारा नाइटहुड हो गया तो अब तुम एक नाइट कहलाओगे, योद्धा कहलाओगे, ऑफिशियल योद्धा। अब तुमको सर कह के बुलाया जाएगा। तो ये ऑनर तो तुमको सिर्फ ये, मतलब ये एक ऑनर होता था जो कि सरकार देती थी तुमको। मतलब सरकार क्या, जो मोनार्की होती थी ब्रिटेन की, वो देती थी, वहाँ की रानी देती थी। तो वो चीज़ तो इंडिया में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और इंडियन को तो खैर वो लोग देने से रहे, तो इसीलिए इन्होंने खुद का नाइटहुड किया, मतलब खुद को नाइट घोषित कर दिया इन्होंने। समझ रहे हो ना, कि आज से मैं नाइट हूँ और मैं पब्लिक सर्विस में लग जाऊंगा अपने देश की। तो ये सार्केज़म था उनकी तरफ से अंग्रेज़ों के खिलाफ। ठीक है, अब क्या है, रोलट सत्याग्रह के दौरान जितने भी मेंबर थे उसके, उन्होंने कोशिश की कि हिंदू और मुसलमान साथ में लड़ें ब्रिटिश राज के खिलाफ। ये महात्मा गांधी की भी इच्छा थी, जो कि भारत को एक लैंड ऑफ ऑल के रूप में देखते थे, यानी सबकी ज़मीन के रूप में देखते थे, हिंदू, मुसलमान और बाकी सारे धर्मों के लोगों के रूप में। और वो ये भी चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान और भी बाकी कारणों में भी एक दूसरे को पूरी तरह से सपोर्ट करें। अभी खिलाफत एजिटेशन और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत इशू वाज वन सच अ कॉज। अब इसमें हुआ क्या था कि तुर्की जो था एक देश है तुर्की, है ना, तो तुर्की का जो सुल्तान था वो खलीफ भी था। खलीफ नहीं जानते तुम क्या होता है? खलीफ असल में वो होते हैं जो कि मोहम्मद जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके डिसेंडेंट्स को खलीफ कहते हैं, जो मतलब क्रिएटर थे इस्लाम के, जिन्होंने उस धर्म की शुरुआत की थी, है ना। तो ये खलीफा थे, ये तुर्की के सुल्तान, तो उनका बहुत सम्मान किया जाता था इस्लाम में। तो उनके खिलाफ ब्रिटिश लोगों ने एक बहुत ही ख़राब ट्रीटी कर दी थी। ट्रीटी का मतलब एक तरह से
अग्रीमेंट होता है। तो बहुत ख़राब ट्रीटी उन पर इम्पोज की थी, जिसकी वजह से पूरी जो मुसलमान कम्युनिटी थी वो गुस्सा थी, परेशान थी। तो इसीलिए उतने ही गुस्सा थे इस बारे में जितना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर थे। तो इसलिए जो जितने भी इंडियन मुसलमान थे वो चाहते थे कि जो खलीफा हैं उनको मुस्लिम सेक्रेड जगहें जो हैं उस समय के ओटोमन एम्पायर में उन पर कंट्रोल करने दिया जाए। ब्रिटिश ट्रीटी ने ये किया था कि कंट्रोल छीन लिया था उनसे, तो वो उनको कंट्रोल वापस लौटा दिया जाए, है ना। तो इसीलिए इन्होंने खिलाफत मूवमेंट शुरू किया। खिलाफत मूवमेंट में यही एक चीज़ करते थे कि ये लोग जो तुर्की के सुल्तान से छीने गए अधिकार थे उनको लौटाने की बात करते थे। और तुर्की कहाँ है? भारत यहाँ है तो तुर्की वहाँ है, समझ रहे हो ना। उतनी दूर की दिक्कत का यहाँ पर इफेक्ट पड़ा था। तो मोहम्मद अली और शौकत अली जो दो लोग थे, इन्होंने ये लोग खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स थे। तो गांधी जी से इनका कांटेक्ट हुआ और इन्होंने कहा कि अगर हमें अपनी डिमांड्स पूरी करवानी है तो हमें एक साथ रहना होगा। हम लोग इस तरह छोटे छोटे कारणों पे नहीं लड़ सकते अलग अलग होकर। तो इसीलिए इन्होंने आपस में जोड़ दिए अपने पर्पस और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की। यानी खिलाफत से बढ़कर नॉन कोऑपरेशन हुआ, समझ रहे हो ना। नॉन कोऑपरेशन मतलब पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, यानी हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, है ना। अच्छा, गांधी जी सपोर्टेड देयर कॉल एंड अर्ज्ड द कांग्रेस टू कैंपेन अगेंस्ट पंजाब रॉन्ग्स। तो जो पंजाब में हुआ उसके खिलाफ और जो खिलाफत है उसका पर्पस पूरा करते हुए, दोनों का पर्पस करते हुए स्वराज की डिमांड करने के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाया गया। 1921-22 के बीच में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने काफ़ी मोमेंटम गेन किया। देखो, काफ़ी शक्ति मिली। हज़ारों छात्रों ने सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस को छोड़ दिया। जो अंग्रेज़ों द्वारा कंट्रोल्ड स्कूल कॉलेजेस थे उनको छोड़ दिया। कई लॉयर, वकील जैसे मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, C. राजगोपालचारी और असफ अली ने वकील वाला काम करना छोड़ दिया। ब्रिटिश टाइटल्स वर सरेंडर्ड एंड लेजिस्लेचर्स बॉयकॉटेड। तो जो टाइटल मैंने तुमको बताए थे, सर, मैम और इस तरह के और भी जो टाइटल्स थे, कुछ टाइटल्स जो इंडियंस को दिए जाते थे, उन्होंने अपने टाइटल छोड़ दिए जो अंग्रेज़ों ने दिए थे। और लेजिस्लेचर्स का भी बहिष्कार हो गया। यानी जो लेजिस्लेचर सरकार की होती थी उनका भी बहिष्कार हो गया। लेजिस्लेचर तुमको मैंने बताया था, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एक और होता है, तो उनका भी बहिष्कार हो गया। पीपल लिट पब्लिक बॉनफायर्स ऑन फॉरेन क्लोथ। विदेशी कपड़े जो थे, जो कि बहुत सस्ते थे, उनको जला दिया कि नहीं, अब विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे, इंडियन कपड़े ही पहनेंगे। द इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन क्लोथ वर फेल ड्रास्टिकली बिटवीन 1920 एंड 1922। 1920 और 1922 के बीच में विदेशी कपड़ों का इम्पोर्ट काफ़ी घाटे में, काफ़ी ज़्यादा गिरा, ठीक है। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ आइसबर्ग का टॉप ही था। तुमको पता है ना कि आइसबर्ग का बहुत बड़ा हिस्सा पानी के नीचे रहता है जो हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो ये खाली टॉप ही था। पूरे भारत के बड़े बड़े हिस्से अभी एक बहुत बड़े आंदोलन के पीक पे थे। मतलब जैसे ब्रिंक का मतलब यही होता है कि पानी एकदम भर गया है, गिरने ही वाला है, उस स्टेट पे थे। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है। द इटर्नल लॉ ऑफ सफरिंग। व्हाट डिड महात्मा गांधी मीन बाय अहिंसा, नॉन वायलेंस? हाउ कुड अहिंसा बिकम द बेसिस ऑफ स्ट्रगल? दिस इज व्हाट गांधी जी सेड। Non-violence comes to us through doing good continually without the slightest expectation of return. Non-violence, अहिंसा का मतलब ही होता है कि लगातार अच्छा काम करते रहना बिना कुछ एक्सपेक्ट किए हुए बदले में। That is the indispensable lesson of non-violence. In South Africa, I succeeded in learning the eternal law of suffering as the only remedy for undoing wrong and injustice. यानी कि eternal मतलब अनंत, कभी अंत नहीं होने वाला, अनंत सफरिंग का जो लॉ है वही एकमात्र तरीका है गलत कामों को ठीक करने का, है ना। इट मीन्स पॉजिटिवली द लॉ ऑफ, देखो ना इधर देखो,
It means positively the law of non-violence. You have to be prepared to suffer cheerfully at the hands of all and sundry, and you will wish ill to no one, not even those who may have wronged you. तुम्हें करना ये होगा इस लॉ को फॉलो करने के लिए कि तुमको खुशी के साथ सफ़र करने के लिए, दुख सहने के लिए, झेलने के लिए तैयार होना होगा, और तुम किसी का खराब नहीं चाहोगे. यू विल विश इल टू नो वन, उनका भी नहीं जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है. समझ रहे हो? ये कहा था इन्होंने इटर्नल लॉ ऑफ सफरिंग में. पीपल्स इनिशिएटिव्स, लोगों द्वारा की गई शुरुआतें. इन मैनी केसेस पीपल रेजिस्टेड ब्रिटिश रूल नॉन वायलेंटली, यानी कई केसेस में ऐसा हुआ कि अहिंसा के साथ ब्रिटिश राज के खिलाफ लोगों ने रेजिस्टेंस किया. लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी थे जहाँ पे अलग अलग जाति प्रजाति के लोग गांधी जी की बातों को अपनी तरह से समझने लगे और अपनी तरह से प्रोटेस्ट करने लगे, जो कि उनके आइडियाज़ के अनुसार नहीं थे. लेकिन चाहे किसी भी तरह से लोग प्रोटेस्ट करते थे, सबका रिलेशन लोकल ग्रीवेंस, लोकल प्रॉब्लम से ही था, है ना. कुछ उदाहरण देखते हैं. खेड़ा गुजरात, पटदार पीजेंट्स जो थे, खेड़ा एक जगह है गुजरात के खेड़ा में, जो पटदार पीजेंट्स वो थे, मजदूर थे, उन्होंने नॉन वायलेंट यानी अहिंसा पूर्वक कैंपेन किया जो बढ़ता लैंड रेवेन्यू टैक्स था उसके खिलाफ, है ना. और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो वो थे लिकर शॉप्स यानी शराब की दुकानें थी, उनको पिकेट कर दिया गया. पिकेटेड का मतलब क्या है जानते हो? देखो यहाँ लिखा है कि यानी दुकान के सामने लोगों का जमा हो जाना ताकि कोई अंदर ना जा पाए. गुंटूर जो था, गुंटूर जगह आंध्र प्रदेश में, वहाँ के जो आदिवासी थे और गरीब मजदूर थे, उन्होंने जंगली सत्याग्रह किए. देखो, फॉरेस्ट सत्याग्रह. कभी कभी ऐसा भी किया कि बिना फी जमा किए अपने कैटल यानी गाय और बकरियों को, गाय भेड़ बकरियों को जंगल में घास चरने भेज दिया. तुम ये सोचो कि पैसा लेते थे वो लोग बकरी चराने के लिए, घास चराने के लिए, तो पैसा देना बंद कर दिया. वो प्रोटेस्ट इसीलिए कर रहे थे क्योंकि जो कॉलोनियल राज्य था, जो कॉलोनी थी, हैड रेस्ट्रिक्टेड देयर यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन वेरियस वेज. उन्होंने यानी अंग्रेज़ों की सरकार ने जंगली रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने पे रुकावट डाल दी थी तरह तरह के तरीक़ों से. उन्हें लगता था कि गांधी जी उनके टैक्सेस को घटवा देंगे और जो फॉरेस्ट के रेगुलेशंस हैं, जंगल के रेगुलेशंस हैं फालतू के, उनको ख़त्म करवा देंगे. कई जंगली गांवों में जो वहाँ के आदिवासी और मज़दूर थे, उन्होंने स्वराज की मांग की और गांधी राज की मांग की. वो मानते थे कि गांधी को ही हम पर राज करना चाहिए. सिंध जो राज्य था, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ के मुसलमान ट्रेडर्स और जो वो थे व्यापारी और मज़दूर, वो खिलाफत मूवमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा एंथुजियाज़म रखते थे. बंगाल में भी खिलाफत नॉन कोऑपरेशन अलायंस ने काफ़ी ताकत पकड़ ली और उसकी वजह से वहाँ की जनता में काफ़ी एकता और शक्ति मिल गई, जिससे कि ये नेशनल मूवमेंट में तब्दील हो गया. पंजाब में अकाली एजिटेशन जो सिखों द्वारा किया गया था, वो ये कहता था कि जो करप्ट यानी भ्रष्ट महंत हैं, उनको उनके गुरुद्वारों से हटाया जाए. भ्रष्ट महंत ऐसे महंत थे जिनको अंग्रेज सपोर्ट करते थे और खिलाते पिलाते थे अपना काम करवाने के लिए, तो उनको गुरुद्वारों से हटाया जाए. अच्छा, ये मूवमेंट जो अकाली मूवमेंट था, ये भी नॉन कोऑपरेशन का एक हिस्सा बन गया. असम में जो चाय की खेती करने वाले मजदूर थे, उन्होंने भी गांधी महाराज की जय चिल्लाना शुरू कर दिया अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए. They left the British owned plantations amidst declarations that they were following Gandhiji's wish. गांधी जी की इच्छा का वो पालन कर रहे हैं, ऐसा कहते हुए उन्होंने अंग्रेज़ों की जो खेत थे उनको छोड़ दिया. अच्छा,
मज़ेदार बात ये है कि असमिया वैष्णव सॉन्ग्स जो उस ज़माने के गाने हैं जो कि कृष्ण जी को लेकर थे, वहाँ पे उन्होंने कृष्ण की जगह गांधी राजा कर दिया। इतना ये लोग गांधी जी को मानते थे। अच्छा, द पीपल्स महात्मा। अभी तक तो तुमने गांधी जी ही देखा है, महात्मा नहीं पढ़ा है, तो अब देखो। वी कैन सी फ्रॉम द अबव दैट समटाइम्स पीपल थॉट ऑफ गांधी जी एज अ काइंड ऑफ मसीहा। तो गांधी जी को मसीहा की तरह लोगों देखने लगे, कोई ऐसा जो उनकी गरीबी और दुख दर्द को ख़त्म कर देगा। गांधी जी चाहते थे कि क्लास यूनिटी बने, यानी जो अलग अलग जातियां हैं उनके बीच में एकता बने, ना कि कन्फ्लिक्ट हो। फिर भी जो मज़दूर थे उनको क्या लगता था कि वो ज़मींदारों के ख़िलाफ़ उनकी लड़ाई में गांधी जी से सपोर्ट पाएंगे, और जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे उनको लगता था कि वो ज़मीन दिलाएंगे, जो कि नहीं कर सकते थे, वो जाहिर सी बात है। और कभी कभी जो आम इंसान थे वो गांधी जी को उनके अपने द्वारा अपने अचीवमेंट्स का क्रेडिट गांधी जी को देने लगे। लोग इतना मानते थे गांधी जी को कि अपने अचीवमेंट्स का क्रेडिट उनको देने लगे। जैसे कि प्रतापगढ़ के एक बहुत बड़े मूवमेंट के अंत में, यूनाइटेड प्रोविंसेस के प्रतापगढ़ में, यानी जो उत्तर प्रदेश है, यूपी, उसके प्रतापगढ़ में एक बहुत बड़ा मूवमेंट ख़त्म हुआ, जिसने कि जो किराएदार थे उनको गैर कानूनी तरीके से हटाए जाने पर रोक लगवा दी। उन्होंने गांधी जी को क्रेडिट दे दिया अपने मूवमेंट का, क्योंकि वो गांधी जी से इंस्पायर्ड थे। अच्छा, कई बार ऐसा होता था कि आदिवासी और मज़दूर ऐसे काम करते थे गांधी जी का नाम लेकर जो कि गांधी जी के पर्सनल आइडियाज़ के ख़िलाफ़ था। समझ रहे हो ना, यानी गांधी गांधी हर जगह हो गया, तो लोगों ने उनको महात्मा के रूप में देख लिया। अच्छा, इट वॉज ही हु गॉट बेदखली स्टॉप्ड इन प्रतापगढ़। तो मैंने अभी तुमको थोड़ी देर पहले बताया कि प्रतापगढ़ में गैर कानूनी तरीके से किराएदारों को बेदखल करने पर को ही बेदखली कहा जाता था। तो इट वॉज ही हु गॉट बेदखली स्टॉप्ड इन प्रतापगढ़। ये गांधी जी थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली को रुकवाया। और ये CID रिपोर्ट है, किसान मूवमेंट इलाहाबाद में, उसमें लिखा हुआ है। ये ही नहीं होगा, हिम होगा ना? नहीं, इट वाज ही होगा। हाँ, हिम, मैं जानता हूँ ये बहुत महान काम है जो अमेरिकन्स करते हैं। मैं जानता हूँ वो लोग गलत बोलते हैं। अमेरिकन्स बोलते हैं आई कैन डू दिस, रुक जाओ, यू कैन डू दिस बेटर देन मी। क्या ये सही है? क्या गलत है बताओ? कंफ्यूज हो गया मैं। यू कैन डू दिस बेटर देन मी, ये पूरी तरह से गलत है। क्यों? यू कैन डू दिस बेटर देन आई, ये सही है। क्यों? यू कैन डू दिस बेटर देन आई कैन डू दिस, यू कैन डू दिस बेटर देन मी कैन डू दिस। क्या सही लग रहा है तुमको? आई ना, तो इसलिए यू कैन डू दिस बेटर देन आई, ये होगा। ठीक है, तो ये CID रिपोर्ट है इलाहाबाद की, जनवरी 1921 में की रिपोर्ट है। तो इसमें क्या है? द करेंसी विच मिस्टर गांधीज नेम हैज़ एक्वायर्ड इवन इन द रिमोटेस्ट विलेजेस इज़ एस्टॉनिशिंग। ये हैरत की बात है कि मिस्टर गांधी का नाम दूर से दूर गाँवों में कितना प्रचलित हो चुका है। किसी को पता नहीं है कि वो क्या है, कि वो कौन है या क्या है, लेकिन ये एक स्वीकृत तथ्य है कि वो जो कहते हैं और जो चाहते हैं वही होना चाहिए। ही इज़ अ महात्मा और साधु, अ पंडित, अ ब्राह्मण हु लिव्स एट इलाहाबाद, इवन अ देवता। द रियल पावर ऑफ हिज नेम इज टू बी ट्रेस्ड बैक टू द आइडिया दैट इट वॉज ही हु गॉट बेदखली स्टॉप्ड इन प्रतापगढ़। एज अ जनरल रूल, गांधी इज नॉट थॉट ऑफ एज being antagonistic to government but only to the zamindars. We are for Gandhi ji and the सरकार। अब देखो 1922 और 1929 में क्या हुआ। महात्मा गांधी, एज यू नो, वॉज अगेंस्ट वायलेंट मूवमेंट्स। वो वायलेंट तरीक़ों के ख़िलाफ़ थे।
ही अब्रप्टली, वो हिंसा के विरुद्ध थे। ही अब्रप्टली कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट व्हेन इन February 1922 अ क्राउड ऑफ पीजेंट्स सेट फायर टू अ पुलिस स्टेशन इन चौरी चौरा। चौरी चौरा में फरवरी 1922 में एक पुलिस स्टेशन में मजदूरों की भीड़ ने आग लगा दी। तो गांधी जी को ये अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो हिंसा के खिलाफ थे, इसीलिए उन्होंने वहीं पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का अंत घोषित कर दिया। 22 पुलिस वालों की उस दिन मौत हो गई, और उस 22 पुलिस वाले 22 तो अंग्रेज नहीं थे, उसमें इंडियंस भी थे, जाहिर सी बात है। तो 22 पुलिस वालों की मौत हो गई, और ऐसा इसीलिए हो गया था क्योंकि जब वो मजदूर शांति से डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे तो वहाँ पे पुलिस वालों ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया था। इसी बात पे गुस्सा होकर उन्होंने आग लगा दी। अच्छा, एक बार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ख़त्म हो गया तो गांधी जी के फॉलोअर्स ने दबाव डाला कांग्रेस पर कि गरीब मतलब गांव वाले इलाकों में थोड़ा कंस्ट्रक्टिव काम किया जाए। जैसे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेता जो थे, उनका ये मानना था कि उनकी पार्टी को इलेक्शन लड़ना चाहिए काउंसिल में ताकि वो सरकारी पॉलिसीज़ में बदलाव ला सकें। तो मिड 1920s 1920 के बीच के आसपास, मतलब 1920वीं दशक के बीच में उन्होंने गाँव में जो काम किया, सिंसियर काम किया, अच्छा काम किया, तो जो गांधीयंस यानी गांधी के फॉलोअर्स थे उन्होंने अपना सपोर्ट काफ़ी बढ़ा लिया। ये प्रमाणित हुआ 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के रूप में। अब देखो इसका मतलब सेम है। अभी थोड़ी ही देर पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात की गई थी। नॉन कोऑपरेशन का मतलब होता है कोऑपरेट ना करना। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब भी वही चीज़ है। सिविल यानी जनता द्वारा किए जाने वाला, डिसोबीडियंस यानी हम नहीं मानेंगे, समझ रहे हो ना। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई। अच्छा, उस दशक के बीच में किए जाने वाले दो बड़े डेवलपमेंट ये थे। आरएसएस की शुरुआत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन था, और सीपीआई की शुरुआत, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये एक पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये जो दो पार्टियां थीं, ये बहुत अलग आइडिया रखती थी इंडिया के बारे में, क्योंकि इंडिया उस समय नहीं था ना, उस समय तो अलग अलग राज्य थे। इंडिया की तो खाली सोच ही बनी हुई थी अखंड भारत की, तो फिर इन दोनों की सोच अलग थी अखंड भारत के बारे में। तो अपने गुरु की मदद से इनके आइडियाज़ के बारे में जाने, तो ठीक है, वो तो बाद में जानते रहना। द रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह टू वॉज एक्टिव इन दिस पीरियड। इसी दौरान भगत सिंह भी काफ़ी एक्टिव थे। अच्छा, और इस दशक का अंत हुआ 1929 में जवाहरलाल नेहरू की नेतागिरी में पूर्ण स्वराज की मांग के साथ, जो कि कांग्रेस कर रही थी। उसी के साथ साथ 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के रूप में पूरे देश में मनाया गया, क्योंकि लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अब ये किस चीज़ की पिक्चर है ये बाद में पता चलेगा तुमको। अच्छा, ये देखो, रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह और उनके जो फॉलोअर थे, वो अंग्रेज़ों और जो अमीर एक्सप्लॉइटिंग क्लासेस थे, यानी जो ऐसे लोग थे अमीर जो कि एक्सप्लॉइट करते थे गरीबों को, उनके खिलाफ लड़ना चाहते थे। कर्मचारियों और गरीबों और मज़दूरों के द्वारा प्रोटेस्ट के साथ, ठीक है। तो फिर उसके लिए उन्होंने क्या किया, 1928 में हसरा की खोज की, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की 1928 में की, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। तो उसके जो मेंबर्स थे उन्होंने सॉन्डर्स की हत्या कर दी। सॉन्डर्स क्या थे? सॉन्डर्स एक पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने लाला लाजपत राय, जिन्होंने लाठी चार्ज किया था। अच्छा, सॉन्डर्स वही पुलिस अफसर थे जिनकी लाठी चार्ज की वजह से लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी पंजाब में। जब वो हुआ था ना, तुमको पता है, प्रोटेस्ट हुआ था पंजाब में, तो वहीं पे लाठी चार्ज करके उन्होंने लाला लाजपत राय की हत्या कर दी थी। लाला लाजपत राय कौन थे?
कौन थे? मैंने तुमको पढ़ाया था आखिरी बार। अरे वो थे, क्या बोलते हैं, वो प्रोटेस्ट में ही थे ना साथ में। रेडिकल थे, मैं तुमको इतना अच्छे से पढ़ाया था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, 3 लोग थे। ये 3 रेडिकल्स थे, जिनमें से एक ये थे जिनकी हत्या लाठीचार्ज से कर दी गई थी। तो उसको करने वाले जो पुलिस अफसर था सॉन्डर्स, उसकी हत्या हसरा के मेंबर्स ने कर दी। अच्छा, अपने बाकी जो इनके जो दोस्त नेशनलिस्ट थे, बीके दत्त जो थे, उनके साथ उन्होंने बम फेंकवा दिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को। इसका इरादा मारना नहीं था, बल्कि बहरों को सुनवाना था। जो बहरे थे, यानी सरकार जो थी, जो सुनती नहीं थी, उनको सुनाना था और याद दिलाना था विदेशी सरकार को कि वो हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। और भगत सिंह को वॉज ट्राइड का मतलब उनके खिलाफ कोर्ट में केस चला और एग्जीक्यूटेड। 23 साल की उम्र में उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। अच्छा, द मार्च टू दांडी मार्च के बारे में दिया है। पूर्ण स्वराज अपने आप नहीं आएगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। 1930 में गांधी जी ने घोषणा की कि वो एक मार्च करेंगे जहाँ पे वो नमक का कानून तोड़ेंगे, सॉल्ट लॉ को तोड़ेंगे। इस कानून के अनुसार सरकार को ही अधिकार था नमक बनाने और बेचने का। तो गांधी अपने बाकी नेशनलिस्ट के साथ कहा उन्होंने कि नमक पर टैक्स लगाना पाप है, सिंफुल। देखो, सिन था, पाप है, क्योंकि ये हमारे भोजन का एक अविभाज्य हिस्सा है, इसको हम अलग कर ही नहीं सकते हैं। द सॉल्ट मार्च रिलेटेड द जनरल डिजायर ऑफ फ्रीडम टू अ स्पेसिफिक ग्रीवेंस शेयर्ड बाय एवरीबडी एंड thus did not divide the rich and the poor। नमक तो गरीब भी खाते हैं, अमीर भी खाते हैं, तो इसीलिए ये एक ऐसा प्रोटेस्ट हुआ जिसने गरीबों और अमीरों को नहीं बांटा और सबने एक साथ किया। गांधी और उनके जो फॉलोअर थे उन्होंने, और ये एकदम अचानक से शुरू हुआ था, इसके लिए कोई पहले डिस्कशन नहीं बुलाई गई थी, इन्होंने बस चलना शुरू किया और जहाँ जहाँ लोगों ने इनको देखा, लोग इनके साथ साथ चलते चले गए। तो 240 मील तक साबरमती से चल के दांडी तक वो गए, जहाँ पे उन्होंने सरकारी कानून तोड़ा समुद्र तट पर नमक बनाकर। यानी देखो, समुद्र का पानी उबालकर उससे नमक बनाकर इन्होंने खुद अपने हाथों से कानून तोड़ा। ये देखो, और फोटो है, असली फोटो है ये। अच्छा, वैसे नमक बना सकते हैं? वैसे ही नमक बनता है, जो समुद्र का नमकीन पानी होता है उसको तो ज़्यादा बड़ा साइज का हो जाता होगा। तो अब तो उसमें क्या है, नहीं बड़ा नहीं होता है, जो लम्प्स होते हैं उनको तोड़ दिया जाता है। अब देखो, उठ के बैठो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, पढ़ो। अंबाबाई कर्नाटक से, वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल, अंबाबाई के बारे में दिया है, जो कि जिनकी बहुत सिग्निफिकेंस थी। अब सुनना, नेशनल मूवमेंट में अलग अलग बैकग्राउंड से औरतें भी पार्टिसिपेट कर रही थीं। जवान, बूढ़ी और सिंगल और शादीशुदा, गरीब और अमीर, कंजर्वेटिव और लिबरल परिवारों से, हर तरह की औरतें भी इसका एक हिस्सा थीं। उनका इन्वॉल्वमेंट भी बहुत सिग्निफिकेंट था फ्रीडम स्ट्रगल के लिए और वुमेंस मूवमेंट के लिए भी, जो कि उनका पर्सनल मूवमेंट था उनके अधिकारों के लिए। अच्छा, अंग्रेज़ों और इंडियन नेशनलिस्ट दोनों का सोचना था कि औरतों के पार्टिसिपेशन की वजह से नेशनल स्ट्रगल को एक बहुत बड़ी ताकत मिल जाती है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि घर में जो घुसा के रखा जाता था औरतों को, वो चीज़ बदलने लगी जब वो फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने लगी। तो इससे ऐसा भी हुआ कि औरतों को बाकी प्रोफेशंस में जगह मिली। भारत भारत में सरकार बनाने की इच्छा के साथ साथ और उनकी और मर्दों की इक्वालिटी बढ़ी। इसका औरतों के जीवन में कितना अर्थ था, ये औरतें ही बता सकती हैं। कर्नाटक की अंबाबाई थी, जिनकी शादी 12 साल की उम्र में हो गई थी। 16 साल की उम्र में वो विधवा हो गई थी। अच्छा, मर गए उनके पति ना? हाँ, विधवा हो गई थी। सोचो,
12 की उम्र में शादी है, 16 साल की उम्र में विधवा। इतनी कम उम्र में शादी भी हो गई और विधवा भी हो गई। तो उन्होंने क्या किया था कि उडुपी नाम की जगह है जहाँ पे उन्होंने विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों का पिकेटिंग की थी। अब पिकेट क्या होता है मैं तुमको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। हाँ हाँ, वही दुकान के ऊपर प्रोटेस्ट, ताकि कोई घुस ना पाए, हाँ, भीड़ जमा कर देना। तो उनको अरेस्ट कर लिया गया था और उन्होंने एक सेंटेंस पूरा सर्व किया। अच्छा, अभी कितने पेज हैं उस चैप्टर में? अभी तो बहुत बाकी है डैडी। तो कितना तक ले चलोगे? 2 पार्ट में करोगे क्या? अरे बाप रे, कितना ज्यादा है। अभी बहुत है, क्या अभी जल्दी नहीं होने वाला है। हाँ, तो ये देखो क्या है। तो उनको अरेस्ट कर लिया गया था और उन्होंने एक सेंटेंस सर्व किया था। सेंटेंस मतलब जेल में बिताया था टाइम, और फिर दोबारा अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन अलग अलग जो टर्म उन्होंने जेल में बिताए, उसके बीच में जब वो बाहर रहती थी तो वो स्पीचेस करती थी और स्पिनिंग सिखाती थी। स्पिनिंग का मतलब समझ रहे हो? कॉटन से हाँ, सूत काटना है। तो और प्रभात फेरियां ऑर्गेनाइज करती थी। अच्छा, अंबाबाई ने इन दिनों को अपने जीवन के सबसे खुशहाल दिनों के बारे में के रूप में दर्शाया, क्योंकि ये उन्हें एक नया पर्पस और कमिटमेंट देती थी। लेकिन औरतों को कई बार इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने अधिकारों के लिए भी लड़ना पड़ता था। सॉल्ट सत्याग्रह के दौरान उदाहरण के तौर पर गांधी जी भी शुरू में खिलाफ थे औरतों के पार्टिसिपेशन के लिए, समझ रहे हो? सरोजिनी नायडू को समझाना पड़ा था उनको। सरोजिनी नायडू ने उनको समझाया था कि औरतों को अलाउ करें, तब वो माने थे इस चीज़ के लिए, समझ रहे हो? यानी ये इनकी भी सोच थोड़ी ख़राब थी। और देखो, ये देखो, हाँ, तो ये अभी हम लोग दांडी मार्च के बारे में बात कर रहे थे। मजदूर और आदिवासी और औरतों ने बहुत बड़ी संख्या में इसमें हिस्सा लिया। अच्छा, बिजनेस फेडरेशन था उस टाइम का, उसने भी सॉल्ट इशू के ऊपर एक पैम्फलेट पब्लिश किया। सरकार ने कोशिश किया कि इस मूवमेंट को रोक दिया जाए ब्रूटल एक्शन का इस्तेमाल करके। यानी जो शांतिपूर्वक सत्याग्रही थे उनको डंडे मार मार के एकदम हड्डियां तोड़ के उनकी, और तब उसको रोकने की कोशिश की। हज़ारों लोगों को तो जेल भेज दिया गया जो इस मार्च में पार्टिसिपेट कर रहे थे। हज़ारों को तो जेल भेज दिया गया था। तो गांधी जी को कोई कुछ नहीं कर रहा था? गांधी जी, अरे छोड़ो ना, रिकॉर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा। इधर एक चीज़ सुनो। गांधी जी लीडर थे इनके, तो ये लोग खुद चले जाते थे जेल, लेकिन ये लोग पूरी कोशिश करते थे कि गांधी जी किसी भी तरह अरेस्ट ना हो और पकड़े ना जाएं। क्या हुआ?